Good morning, 11th class. So we were on chapter number 9, Industrial Revolution. We have done a major part of it, है ना. हमने ये कर लिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था ब्रिटेन में, क्यों हुआ था, क्या क्या ऐसी चीजें थी जिसके कारण स्पीड अप हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हेल्प मिली, बूस्ट मिला, और समवेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे रोल प्ले किया किन किन चीजों ने इन ब्रिंगिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, जिसमें हमने स्टीम पावर के बारे में पढ़ लिया था, कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में पढ़ लिया था, एंड इन आवर लास्ट क्लास वी आल्सो हैड अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द कनाल एंड रेलवे डेवलपमेंट की कैसे जब इनकी डेवलपमेंट हुई तो फाइनली ऑब्वियसली क्या हुआ कि बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गई, जो हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ग्रेट इम्प्रूवमेंट आया, और इसके कारण जो इंडस्ट्रीज है उनको भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्या हुआ था, फायदा हुआ था. ठीक है. So with this we have done actually quite amount of inventions that were done. So now we come on to inventors, यानी जिन लोगों ने ये सारी इन्वेंशंस किए. हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ लिया है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज पीपल इन द प्रीवियस क्लासेस की किसने क्या इन्वेंट किया था. ठीक है. लाइक इफ यू रिमेम्बर जब हमने कॉटन स्पिनिंग की बात की थी तो हमने देख लिया था कि कुछ स्पेशल मशीन्स which were actually developed by few of the inventors, उनसे रिलेटेड हमने जैसे पढ़ लिया था कि जॉन के जो है उन्होंने फ्लाइंग शटल की है, स्पिनिंग जेनी वाज डन बाय जेम्स हार्वे, और कैसे जेम्स वॉट वाज एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु एक्चुअली डिड अ ग्रेट काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि रेवोल्यूशन इन इन्वेंटिंग मतलब रिलेटेड टू स्टीम इंजन एंड ऑल, है ना. सो सॉरी रेलवेज एंड ऑल. तो जो अपने ये जितने भी हमने पढ़े हैं रिगार्डिंग द इन्वेंशंस, ओके, जैसे एज आई सेड कि ये जॉन के ने फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी जेम्स हार्गिव्स ने, एंड जेम्स वॉट मतलब स्टीम इंजन से रिलेटेड जो इन्होंने डेवलपमेंट की थी. एंड देन इसके अलावा बहुत सारे और अपने हमने देखे थे इन्वेंटर्स थे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, बिकॉज ऑफ विच एक्चुअली जो ये जितने भी चेंजेस आए थे और जितने भी इन्वेंशंस हुए थे इनकी और स्पीड अप हो गई थी. जैसे थॉमस एवरी के बारे में पढ़ा था हमने जिन्होंने माइनर फ्रेंड नाम की स्टीम इंजन डेवलप की थी. ओके. तो ये सारे इन्वेंटर्स थे जिनके हमें नाम पता है और उन्होंने क्या इन्वेंट किया था ये पता है. नाउ लेट अस नो मोर अबाउट दिस. नाउ दिस इज गिवन इन अ बॉक्स इन योर बुक, सो you can also have a look at that box. So इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वी विल सी कि जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं जिनके हमने अभी डिस्कशन किया है, ओनली फ्यू ऑफ देम या ऑलमोस्ट हम बोलेंगे बहुत ऐसे कम थे जो ट्रेन साइंटिस्ट थे. एजुकेशन बेसिक साइंस जो है जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री वो बहुत लिमिटेड थी, सिर्फ बहुत कम लोग हैं जो कि हम बोलेंगे कि ट्रेन साइंटिस्ट थे. So most of them were people who did not had that much of link with you can say science, या भाई इतनी formal education नहीं ली थी किस चीज में, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री इनसे रिलेटेड जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी, बिकॉज एक्सट्रीमली लिमिटेड थी. बट स्टिल हम देखेंगे कि दीज पीपल डिड ग्रेट इन्वेंशंस इन दिस फील्ड. सो हम यही बोलेंगे कि बेसिकली हो सकता है दे डिड नॉट हैव द फुल नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑन विच द बेसिस ऑफ इन्वेंशन वाज बेस्ड. बट हम बोलेंगे कि समवेयर what was more important here than the you can say theoretical knowledge, वो थी persistent experiments कर रहे थे ये लोग. ऐसे thinkers थे जो सोच रहे थे कि हम कैसे improvement लाए, कैसे कोई चीज ऐसा invent करें कि जो अपने problems है वो solve हो जाए. So basically हम ये देखेंगे कि जो ऐसी कुछ फैक्टर्स हैं जो इस समय इंग्लैंड में थे जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं थे. व्हाट वर दीज एक्चुअली में बहुत मतलब बहुत सारी जो साइंटिफिक जर्नल्स वगैरह हैं और साइंटिस्ट हम बोलेंगे जो रिसर्चेस हैं और साइंटिफिक मैटर से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे जर्नल्स और पेपर्स पब्लिश होते थे. ठीक है. साइंटिफिक सोसाइटीज आ गई थी इंग्लैंड में 1760 से 1800 के बीच में, जिसके कारण क्या है जो बेसिक नॉलेज है साइंस से रिलेटेड इट एक्चुअली स्प्रेड इन लॉट
मेनी पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इवन दी स्मॉलर टाउन्स, यानी कि जो स्मॉलर टाउन्स है ना वहां तक भी क्या हो गया था, ये जो नॉलेज है अबाउट वेरियस साइंस फैक्ट्स, साइंस के जो भी नए नए उससे रिलेटेड कुछ भी रिसर्चेस हो रहे हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड थ्योरीज आ रही है, वो लोग आराम से उनके पास आ जाते थे, क्योंकि इस समय बहुत जर्नल्स और पेपर थे, तो ऑब्वियसली एंड पीपल वर फॉन्ड ऑफ रीडिंग दीज। इसके अलावा क्या होता था कि वो लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे, जैसे एक सोसाइटी ऑफ आर्ट्स बनी थी 1754 में। इसके अलावा लोग अलग अलग जगह जाके लेक्चर देते थे, कॉफी हाउसेस में बैठते थे, डिस्कस करते थे कि अच्छा ऐसे हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ऐसे करने से ये होगा, वैसे करने से वो होगा। सो दैट मीन्स दीज पीपल स्टार्टेड थिंकिंग। इसीलिए हम बोलते हैं कि ज्यादातर जो इन्वेंशंस हैं वो बेसिकली इस टाइम पे प्रोडक्ट किस चीज का थे, वो प्रोडक्ट थे ऑफ डिटर्मिनेशन, ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ऑब्वियसली इवन लक, ठीक है। यानी कि जिन लोगों ने ये इन्वेंशंस किए थे, चाहे हम जॉन के की बात करें, चाहे हम जेम्स आर्गीव्स की बात करें, जितनी भी हमने अभी तक डिस्कस की है, इधर इट वाज रिचर्ड आर्कराइट या फिर इससे रिलेटेड जैसे जो सैम्यूल थे, जेम्स वॉट थे, दीज पीपल वर समवेयर not directly involved, as you can say कि related to science, but the problem not the problem, actually the main solution या जो main हम इनका positive point क्या बोलेंगे कि these people were in detail very determined कि हमने जो भी हमने सोचा है या जिस चीज से related हम invention करना चाहते हैं, कुछ change लाना चाहते हैं, उस पर continuous वो लगे रहे। they had their own interest. When you have interest in certain work, it obviously helps you to move ahead with bringing changes मतलब positive changes in that field। तो ये उसके उस क्योंकि अपना इंटरेस्ट था इसीलिए उस चीज को डेवलप कर रहे थे, और एक डिटर्मिनेशन था कि एक बार नहीं हो रहा तो हम फिर ट्राई करेंगे, अगर ये एक्शन फेल हो गया तो वी विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, वी हैव टू डू इट। क्यूरियोसिटी क्या होता है, व्हेन यू वांट टू नो कि ये चीज कैसे करें ताकि इसका ऐसे सॉल्यूशन हो जाए। एंड ऑब्वियसली लक समवेयर प्लेज अ पार्ट, बट ऑब्वियसली जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, किसी चीज में लगे हुए हो, तो लक ऑल्सो फेवर्स यू। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ज्यादातर इन्वेंशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी है, रादर देन साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करने का। ऑब्वियसली जब वो काम कर रहे हैं तो समवेयर तो साइंटिफिक नॉलेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली लग रही है, पर मेन इनका ये सक्सेसफुल क्यों हुए थे, इसीलिए हुए थे बिकॉज दे वर रियली डिटरमाइंड टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस एंड ब्रिंग आउट सच काइंड ऑफ इन्वेंशंस। तभी हमने पढ़ा है एज आई सेड कि जॉन के और रिचर्ड आर्कराइट, ये जो है दीज वर द पीपल हु डिड नॉट यू कैन से बिलोंग टू सच हम बोलेंगे स्कॉलरली क्लास इन टर्म्स ऑफ भाई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई थी। जैसे जो जेम्स जॉन के है फ्लाइंग शटल जिन्होंने बनाए, स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स ने जो बनाया था, these people were actually who barber and these people were actually good at स्किल ऑफ वीविंग एंड कारपेंट्री, ठीक है। यानी ये और हमने देखा भी ये जनरली जो इन्होंने मशीन्स बनाई है वो वीविंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे जॉन के ने जो फ्लाइंग शटल बनाई थी उसमें हमने बोला देखा था कि उस मशीन से क्या हो सकता है, ब्रॉडर फैब्रिक्स लेस टाइम में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, है ना। तो अगेन ये किससे रिलेटेड था, वीविंग से। फिर स्पिनिंग जेनी भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ऑब्वियसली हमने देखा था एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे क्या हो सकता है, पीपल कुड स्पिन सेवरल थ्रेड्स ऑफ यार्न एक साथ। सो यानी ये कौन थे, ये कारपेंटर थे। इसी के तरीके से जो रिचर्ड आर्कराइट थे जिन्होंने वाटर फ्रेम बनाया था, ही वॉज बेसिकली अ बार्बर, ठीक है, एंड अ विग मेकर। उसके बाद सैम्यूल जो है वो भी ऐसे टेक्निकली स्किल्ड नहीं थे। एडमंड कार्टराइट जो थे उन्होंने लिटरेचर वगैरह पढ़ी थी, बट स्टिल ही एक्चुअली वाज एबल टू इन्वेंट यू कैन से पावर लूम, है ना। और उसके बाद ये मतलब ही डिड स्टडी मेडिसिन एग्रीकल्चर एंड इनिशियली तो ही विश टू बी अ क्लर्जीमैन, और ऐसा कुछ मशीन्स के बारे में इनको पता नहीं था, बट देन developing interest and strong determination in this field, इसके कारण क्या हुआ, these people could carry out these inventions। सो बट अगर हम इसका कंट्रास्ट लें विथ स्टीम इंजिन्स,
तो स्टीम इंजन्स जो जिन्होंने इससे रिलेटेड इन्वेंशंस की थी, वो कंपैरेटिवली थोड़े बहुत दीज वर द पीपल हु हैड सर्टेन नॉलेज। जैसे थॉमस सेवरी जो थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे, थॉमस न्यू कॉमन जो वो एक ब्लैक स्मिथ और लॉक स्मिथ थे, एंड जेम्स वॉट एक्चुअली had a strong mechanical bent, all had some knowledge relevant to their inventions। यानी ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने स्टीम इंजन से रिलेटेड इन्वेंशन की थी, नए नए चेंजेस लाए थे, इनको अपने इन्वेंशन से रिलेटेड कुछ नॉलेज थी, मतलब साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज थी। सो यही हम बोलेंगे कि बेसिकली दीज वर दी पीपल एज इन कंट्रास्ट टू द अर्लियर, बेसिकली जिन्होंने स्पिनिंग और वीविंग से रिलेटेड जो लोग चेंजेस लाए थे, वो लोग ऐसे लोग थे जो समवेयर वी नो दैट ऐसे साइंटिफिकली इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है। वेयर एज जो ये स्टीम इंजन प्रोड्यूस करने वाले लोग थे, दीज हैड समवेयर यू कैन से एटलीस्ट क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू जो इन्होंने इन्वेंट किया था। And similarly, we can look at one more example. We have example of a road builder known as John Metcalf, who personally surveyed surfaces for roads। ठीक है, उन्होंने पर्सनली पहले सर्वे किया था कि रोड की सरफेस कैसी है, फिर प्लान किया था कि उसको कैसे करेंगे। एंड कैन यू इमेजिन दैट ही वाज अ पर्सन हु वाज ब्लाइंड, ठीक है। यानी ही हैड एक्चुअली बट द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड समवेयर फीलिंग, उसको टच करके एंड अंडरस्टैंडिंग की रोड्स जो है उनकी सर्विस कैसे है, कैसे कैसे होने चाहिए, उनको प्लान किया था उन्होंने। Similarly, we have one more person who was a canal builder named thinker James Brindley। He was almost illiterate, ठीक है, विथ वेरी पुअर स्पेलिंग, मतलब उनको ठीक से स्पेल करना भी नहीं आता था। दैट इन हिज एंटायर लाइफ टाइम ही कुड नेवर स्पेल द वर्ड नेविगेशन करेक्टली, but he had the tremendous power of memory, imagination and concentration। So इससे अपने को सीधी बात क्या पता चलती है कि there were few people who were good at their when I say good at their work I mean obviously good at work तो सारे थे, but few ऐसे थे जिनको initially technical knowledge भी थी। और technical knowledge जो है वो किस चीज के हिसाब से थी कि वो मतलब उससे रिलेटेड उन्होंने स्टडीज कर रखी थी, मतलब इन फील्ड ऑफ उससे रिलेटेड नॉलेज समझ रखी थी चीजें, और थ्योरेटिकल पार्ट भी है उनको समवॉट आता था, जो मेनली स्टीम इंजन से जिन्होंने इन्वेंशंस की थी रिलेटेड। बाकी जो थे वो जनरली हम बोलेंगे कॉमन मैन थे, एंड वो कॉमन मैन वो वाले थे जिनको समवेयर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, एंथुजियाज्म था रिलेटिंग टू वट एवर दे वर डूइंग, और इसीलिए उनसे रिलेटेड उन्होंने इन्वेंशन किए। So here we understand about the inventors that few of them were मतलब scientifically also had technical knowledge, theoretical knowledge, और somewhere they were educated, especially जो steam engine से related inventors थे। Rest जो है cotton spinning and weaving से related, they were actually common people but skilled at their work, and that is why they brought such kind of inventions। So with this we have cleared our, you can say, the whole notion of who were the who were the inventors। अब आ जाते हैं चेंज लाइफ। हमें पता है जब इतना बड़ा कुछ चेंज हुआ है, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, तो ऑब्वियसली लोगों की लाइफ पे कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही, है ना। एंड कुछ ना कुछ नहीं, चेंज वाज इन वेरी वेरी बिग वे। So let us have a look at now what were the changes that took place during this time period। So basically in this year, in these years we will see that बहुत सारे because of the revolutionary changes ऐसे लोग आए थे जिन्होंने changes किए थे। जैसे हमारे जो इन्वेंटर्स है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो कुछ इंडिविजुअल्स है जिन्होंने जो ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए थे, ऑब्वियसली उनकी लाइफ तो समवेयर अच्छी थी बिकॉज दे इन्वेंटेड सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसके बाद दे गॉट फेम, दे गॉट एक्नॉलेजमेंट एंड देयर लाइफ वाज गुड ओनली। सिमिलरली जो रिच इंडिविजुअल्स थे जिनके पास पैसे थे, जिन्होंने रिस्क लिया, पैसे इन्वेस्ट किए किस चीज में, इंडस्ट्रीज में। और क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज में तभी इन्वेस्ट करेंगे अगर उन्हें लगता है कि अपने बाद में क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसके कारण उनके पैसे जो है इंडस्ट्रीज
फ्लरिश भी हुई, अच्छे से चली भी, जिसके कारण दे वर एबल टू अर्न ह्यूज लॉट ऑफ मनी, है ना। वेल्थ इन फॉर्म ऑफ गुड्स, इनकम, नॉलेज, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, हर चीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था इस टाइम पे। दीज आर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट वी आर कमिंग अक्रॉस रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी कि इन्वेंटर्स वर इन अ गुड पोजिशन, रिच पीपल द इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन गुड पोजिशन, एंड वेल्थ वॉज इंक्रीजिंग, चाहे गुड्स के फॉर्म में हो, इनकम के फॉर्म में हो, नॉलेज वॉज इंक्रीजिंग, प्रोडक्टिविटी वॉज इम्प्रूविंग, and lot of, you can say, good changes did take place during this time period, but इट हैड नेगेटिव ह्यूमन इफेक्ट, मतलब ह्यूमन कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं। कैसे नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट? बेसिकली इससे क्या हुआ था, फैमिलीज जो पहले बहुत एक साथ मिलके रहती थी, जॉइंट फैमिलीज, वो अलग हुई। क्यों? क्योंकि जो गांव से है, फ्रॉम द कंट्री साइड पीपल नाउ केम टू द सिटीज, एंड ऑब्वियसली दे केम फॉर वर्क, सो ऑब्वियसली द फैमिलीज गॉट डिवाइडेड, नए एड्रेस पे आ रहे हैं। हमें पता है सिटीज की कंडीशन वी विल स्टडी वर वेरी वेरी बैड, बिकॉज इट वाज टोटली ओवर क्राउडेड, और ये जो पुअर सेक्शन या जो वर्किंग सेक्शन है, दे हैड टू लिव इन क्राउडेड एरिया, स्लम एरियाज, तो ऑब्वियसली देयर लाइफ वाज नॉट गुड, बिकॉज सडनली इतना ज्यादा अगर किसी सिटी में पॉपुलेशन आ जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्पेस की कमी होगी, लिविंग की कमी होगी, एंड देन देयर विल बी मेनी अदर प्रॉब्लम लाइक सैनिटेशन एंड लिविंग इन क्राउडेड एरियाज, मतलब फिर ऑब्वियसली लॉट ऑफ इसके साथ एडेड चीजें हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो वर्किंग कंडीशन है फैक्ट्रीज में, वो भी बहुत खराब थी। इसी को अगर हम थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें इन फॉर्म ऑफ डेटा, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द नंबर ऑफ cities in England with the population of over 50,000 grew from 2 in 1750 to 29 in 1850. So just imagine कि उस टाइम पे क्या हुआ कि जो cities जनरली हम बोलते थे जिनकी population 50,000 से ज्यादा है, वो 1750 में सिर्फ 2 ही थी, और 1850 में कितनी हो गई, 29। जस्ट इमेजिन 2 to 29 इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 100 years। तो ये जो जिस स्पीड से सिटीज की हम बोलेंगे नंबर बढ़ रहा है, या सिटीज जिस टाइप नंबर ऑफ सिटीज बढ़ रही है, उसी स्पीड से बाकी फैसिलिटीज नहीं डेवलप हो रही थी सिटीज में, जैसे हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, ये उतनी स्पीड से नहीं हो पा रही थी डेवलप। तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या होगा कि अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो नए लोग आ रहे थे उनको ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहना पड़ रहा था, जो सिटीज है वो एकदम कंजस्टेड हो गई थी, सेंट्रल एरिया जो टाउन का है फैक्ट्रीज के आसपास, वहां पे बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गई थी, बिकॉज ये जो वर्किंग क्लास है ये सोचते थे हम फैक्ट्रीज के आसपास ही रहे ताकि जाने आने का अपने को कन्वीनियंस बना रहे। तो जो सेंट्रल एरियाज थी टाउन की नियर दी फैक्ट्रीज, वो टोटली कंजस्टेड हो गई थी। तो रिच हैबिटेंट, जो रिच इनहेबिटेंट्स थे, जो रिच लोग थे, उनके पास तो देखो पैसे थे, तो व्हाट डिड दे डू नाउ, दे स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर होम्स इन द सबर्ब्स, यानी कि जो मेन सिटी है उसके थोड़े से बाहर की साइड। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर क्लीनर थी, पॉल्यूशन नहीं था, सेफ वाटर टू ड्रिंक थी, उनके पास पैसे थे, उन्होंने अपने अच्छे अच्छे घर बना लिए थे, और वो थोड़ा सा सिटी से बाहर की साइड जाके रह रहे थे, सो दैट दे कैन लिव अ वेरी नाइस लाइफ। बट दिस वाज नॉट द केस विथ the poor people and especially the working class. So now relating to this only, there is a box that is given in your book, and it is given on page number 205. So basically इसमें इन्होंने बोला एक एडवन कारपेंटर था, उन्होंने सिटीज की कंडीशन डिस्क्राइब किया है 1881 में, जिसमें इन्होंने पोएम लिखी थी इन अ मैन्युफैक्चरिंग टाउन। इसमें इन्होंने लिखा है कि एज आई वॉक, मैंने देखा एकदम ग्लूमी सिटी थी, एकदम क्राउडेड थी, चिमनी से पॉल्यूशन आ रहा था, जिसने सन को कवर कर दिया था, अर्थ को कवर कर दिया था, बहुत पॉल्यूशन था चारों तरफ। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी इस टाइम, इसीलिए ऐसा हो रहा था। उसके बाद as it is given in this box, you can see it on your screen as well. उसके बाद ई सेट के एकदम बच्चे जो हैं इधर उधर, मतलब समवेयर दे आर नॉट लीडिंग अ वेरी नाइस लाइफ, और हाफ रूफलेस,
ब्लैक घर में रह रहे हैं, रिवर भी ब्लैक हो गई है, इतना पॉल्यूशन है। एंड फार अवे ये कैपिटलिस्ट क्वार्टर है, जो अच्छे हाई वॉल्ड गार्डन्स हैं इनके घर के आसपास, एंड दीज पीपल आर लिविंग अ नाइस लाइफ। सो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है उसी टाइम पीरियड का। सो अपने जो पॉइंट्स बोलते हैं वो एक तरीके से इससे सब्सटैंशिएट हो जाते हैं कि हाँ, द पीपल लिविंग इन द सिटी, स्पेशली जो पुअर सेक्शन है, उनकी कंडीशंस वर नॉट गुड। ओके, सो इसी से रिलेटेड जब हम बोल रहे हैं कि उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एज वेल, बिकॉज इट इज लिंक्ड, इट इज अबाउट द वर्कर्स। वर्कर्स की लाइफ, एज वी जस्ट डिस्कस, बिकेम so bad that they were leading a very you can say bad kind of life। ठीक है, कैसे? एक सर्वे हुआ था 1842 में, जिसमें इन्होंने बोला था एवरेज लाइफ स्पैन देखते हैं, ठीक है, सबकी कैलकुलेट करते हैं। तो जब एक एवरेज लाइफ स्पैन एक वर्कर की कैलकुलेट की गई, ठीक है, किसमें, और जितने भी जिनकी भी कैलकुलेट की गई, तो हर सोशल ग्रुप में से सबसे ज्यादा कम लाइफ स्पैन किसकी थी? वर्कर्स की थी। ठीक है, कितनी थी? जस्ट इमेजिन, इट वॉज 15 years इन बर्मिंघम, ठीक है, 17 इन मैनचेस्टर एंड 21 इन डर्बी। यानी जस्ट इमेजिन कि इतना ही उनका लाइफ स्पैन था, सो लेस। और ये बेसिकली क्यों था? बिकॉज ऑफ द कंडीशन इन विच दे वर लिविंग, बिकॉज ऑफ द यू कैन से एरिया जिस कंडीशंस में वो लोग रह रहे थे, तो इतनी उनकी लाइफ स्पैन कम थी। मतलब ऑल ओवर पूरे जब इन्होंने सर्वे किया, उसमें से सबसे कम किसकी थी? वर्कर सेक्शन की थी। और बर्मिंघम में 15 थी, मैनचेस्टर 17, डर्बी 21। जस्ट इमेजिन, more people died and died at a younger age in new industrial cities than in village। obviously हमें पता है कि विलेज जहां से वो लोग आए थे, वहां पे उनकी लाइफ कंपैरेटिवली अच्छी थी, एनवायरनमेंट फ्री था, पॉल्यूशन नहीं थी, अच्छे से रहते थे ओपन एरियाज में, एंड दे हैड अ गुड हाउस एंड अदर फैसिलिटीज। बट यहाँ पे सिटीज में, क्योंकि दे हैड टू लिव इन कंजेस्टेड एरिया, पॉल्यूटेड एरिया, वर्क वेरी हार्ड, सो ऑब्वियसली क्या है, और इतनी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। दैट इज व्हाई जनरली जो विलेज से लोग आते थे, वो कंपैरेटिवली जब सिटीज में रहते थे, तो एक यंगर एज में ही दे यूज्ड टू डाई। नाउ इमेजिन, half of the children failed to survive beyond the age of 5। जस्ट इमेजिन, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब जितने लगभग बच्चे उधर थे, उनमें से आधे बच्चे तो 5 साल तक ही, 5 साल या उससे ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते थे। Why? Again, because of the condition that were there। हम इसके रिलेटेड और भी रीजंस पढ़ेंगे, but just keep in mind this, these data they are just giving us so that we understand that the condition were really bad। तभी तो obviously इतनी extreme bad condition होगी, then only these people will protest, about which we'll study in the later part of the chapter। नाउ जब हम बोल रहे हैं इतनी डेथ हो रही थी, इतनी ज्यादा बैड कंडीशंस थी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी वेरियस रीजंस, है ना। सबसे पहली बात है कि जो ये जो हम बोल रहे हैं कि सिटीज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर ये नेचुरल हम बोलेंगे जो बर्ड्स हैं उनके कारण नहीं बढ़ रही है पॉपुलेशन सिटीज में। सिटीज में पॉपुलेशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि लोग कंट्री साइड से यहाँ काम ढूंढने आ रहे हैं। दैट इज व्हाई द पॉपुलेशन इन सिटीज इज इंक्रीजिंग। इट इज नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न टू फैमिलीज, but it is basically because of the immigrants। so अब हम जब ये बोल रहे हैं कि ये तो हो गई कि पॉपुलेशन इस रीजन से बढ़ी है, पहली चीज। सेकंड चीज की डेथ जो इतनी ज्यादा हो रही है, उनके क्या रीजन थे? उनके रीजन थे, एक तो एपिडेमिक्स जो यहाँ पे फैल रहे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो रहा था। हमें पता है बिकॉज ऑफ द कंडीशन दैट वर प्रिवेलिंग, कमिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, स्प्रेडिंग अप ऑफ पॉल्यूशन एंड सो मेनी केमिकल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। और जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आ गई है इन द सिटीज एंड थिंग्स आर एक्चुअली बिकमिंग प्रॉब्लमैटिक, इतना कंजेस्टेड हो गया, तो ऑब्वियसली ऐसी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। तो एपिडेमिक स्प्रेड हो रही थी, जैसे पॉल्यूशन ऑफ वाटर से हो रही थी, कॉलेरा और टाइफॉइड।
ठीक है, जो एयर पॉल्यूशन था उसके कारण हो रही थी ट्यूबरकुलोसिस. So somewhere more than 31,000 people died from an outbreak of cholera in 1832. So imagine करो कि around 31,000 people died from an outbreak of cholera in 1832. ठीक है, मतलब कितना ज्यादा स्प्रेड हो गई थी दिस डिजीज दैट एक्चुअली क्रिएटेड सच अ काइंड ऑफ यू कैन से डेथ्स. अब अंटिल लेट 19 सेंचुरी जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज थी इन सिटीज की वो एकदम नेग्लिजिबल थे, उनको एकदम ध्यान नहीं देते थे वो कि ये इतनी डेंजरस कंडीशंस हो गई है लाइफ की, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए. एंड अलोंग विद दैट एट दैट टाइम बाय दैट टाइम मेडिकल नॉलेज भी इतनी ज्यादा नहीं हुई थी और इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी दैट दे कुड अंडरस्टैंड एंड क्योर दीज डिजीजेस. इनकी प्रॉपर मेडिकेशंस, हाउ टू डील विद देम, व्हाट वाज द हाउ टू एक्चुअली ट्रीट देम, ये जो है इतनी ज्यादा मेडिकल साइंस ने एडवांसमेंट नहीं की थी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. सो व्हेन दीज डिजीजेस वर स्प्रेडिंग एट सच अ लार्ज स्केल दीज पीपल डिड नॉट कंट्रोल इट. फर्स्ट तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज इतनी कंसर्न्ड ही नहीं थी, नेग्लिजेंट थी इस इशू को रिलेटेड. और उसके बाद सेकेंडली मेडिकली भी इतना ज्यादा भी एडवांस नहीं थे, इतना ज्यादा उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी कि वो चीजों को इम्प्रूव कर सके. ठीक है, सो हेयर वी नो दैट द कंडीशन ऑफ वर्कर्स वाज वेरी बैड. So after this we will start with the topic women, children and industrialization, where we'll see that women and children are actually made to work a lot in the industries. Basically क्योंकि उनकी पेमेंट भी कम होती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये ऐसा दे यूज टू थिंक दैट दीज आर द सेक्शन ऑफ पीपल हु विल प्रोटेस्ट, हु विल नॉट प्रोटेस्ट इजीली, है ना. तो जब ये एग्रेशन या ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली काम आराम से चल जाएगा एंड कंपेरेटिवली वेजेस भी कम देनी पड़ेगी. ठीक है, सो अबाउट women, children and industrialization we'll study in our next class. So I suppose this much must be clear to you people. If you have any doubt relating to this topic, feel free to ask. Just give this portion a reading and then we will try to solve all your problems. ठीक है, अगर problems होगी तो now we'll meet in the next class.